हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर बायो के बारे में, जिसमें अपन ने पिछले क्लास में एक अध्याय फिनिश किया था जिसका नाम था आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन एवं विकास, जिसमें अपन ने बीज के निर्माण, फल के निर्माण को लेते हुए बीज के अंकुरण, प्रकीर्णन, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है, जो हमारा अध्याय है 5वां पादप उत्तक। तो शुरू करते हैं। पादप उत्तक होते क्या है? पहली बात तो वनस्पति विज्ञान की पादप उत्तक होते क्या है? पादपों में पाए जाने वाले उत्तक। उससे भी पहले उत्तक क्या होते हैं? उत्तक क्या होते हैं? पास पास व्यवस्थित रहने वाले कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य करती, अर्थात पास पास कोशिकाएं रह रही है, 1 2 3 4 5, ये सब कोशिकाएं हैं। अब पास पास कितनी? 1 से अधिक होगी, 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का ऐसा समूह जो क्या करता है? साथ साथ रहता है, पास पास व्यवस्थित रहता है और एक कार्य करता है, एक समान कार्य करते हैं या फिर एक कार्य करने के लिए व्यवस्थित रहते हैं। उसे अपन उत्तक कहते हैं। तो देखिए क्या होता है। पादप उत्तक के बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं। तो पास पास व्यवस्थित कोशिकाओं का ऐसा समूह जो मिलकर किसी एक कार्य को संपादित करता है, उसे उत्तक कहते हैं। पास पास व्यवस्थित कोशिकाओं का ऐसा समूह जो मिलकर किसी एक कार्य को संपादित करता है। पास पास व्यवस्थित कोशिकाओं का ऐसा समूह जो किसी एक कार्य को क्या करता है? संपादित करता है, उसे संपादित करता है, उसे उत्तक कहते हैं। उस समूह को क्या कहते हैं? हम उत्तक कहते हैं। उत्तक कहते हैं अर्थात पास पास व्यवस्थित ऐसी कोशिकाओं का समूह जो मिलकर किसी एक कार्य को करता है, उसे अपन उत्तक कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान के इनका अध्ययन अपन क्या करते हैं? किसी उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों की आंतरिक संरचना एवं उनके विभिन्न भागों के कार्यों में पाए जाने वाले उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, उसे पादप शारीरिकी कहते हैं। उसे प्लांट एनाटॉमी या पादप शारीरिकी कहते हैं। तो देखिए, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों की आंतरिक संरचना तथा विभिन्न अंगों के उत्तकों का अध्ययन किया जाता है
उसे पादप शारीरिकी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? पादप शारीरिकी या प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। अब पादप ऊतकों को दो भागों में बांटा गया, एक तो विभज्य ऊतक और एक स्थायी ऊतक। पादप ऊतकों को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? पहला तो है विभज्य ऊतक, और दूसरा है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक दो प्रकार के, विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। विभज्य ऊतक का क्या मतलब है कि वो जो लगातार विभाजन होते हैं, अर्थात इनकी कोशिकाओं में, विभज्य ऊतक की कोशिकाओं में क्या होता है? लगातार विभाजन होता जाता है। ठीक है। जबकि स्थायी ऊतकों में क्या होता है? स्थायी ऊतकों में ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जिनमें विभाजन नहीं होता है, या फिर विभाजन होने के बाद थोड़ी देर बाद क्या हो जाते हैं? विभाजन रुक जाते हैं। ठीक है। तो वो होता है स्थायी ऊतक। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विभज्य ऊतकों के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमारा पहला या विभज्य ऊतक। विभज्य ऊतक क्या होते हैं? देखिए, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी कोशिकाएं निरंतर विभाजन करती रहती है। विभज्य ऊतक मैंने पहले ही बोला सिंपल सी भाषा में कि विभज्य ऊतक में कोशिकाएं क्या करती है? लगातार विभाजन करती रहती हैं। तो कोशिकाओं का वह समूह जिसमें कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है या विभाजन की क्षमता रखती है, उसे अपन विभज्य ऊतक कहते हैं। तो देखिए, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है या निरंतर विभाजन की क्षमता पाई जाती है, उन्हें विभज्य ऊतक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम विभज्य ऊतक कहते हैं। विभज्य ऊतक को इंग्लिश में अंग्रेजी भाषा में मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के मेरिस्टो से बना है, और उसका मेरिस्टो शब्द का अर्थ होता है विभाजन करना। क्या होता है? विभाजित होना या विभाजित करना। विभज्य ऊतक को अंग्रेजी भाषा में मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के मेरिस्टो
से मेरिस्टो शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विभाजित होना। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? मेरिस्टेमेटिक। जो ग्रीक भाषा के मेरिस्टो से बना और इस मेरिस्टो वर्ड का शब्द का अर्थ होता है विभाजित होना। अब विभजित की कोशिकाओं के लक्षण क्या हैं? ठीक है, तो वो पढ़ने से पहले अपन क्या करते हैं, एक आप स्क्रीनशॉट ले ले एक बार इसका। आगे बढ़ते हैं अपन विभजित कोशिकाओं के लक्षण या विभजित के लक्षणों के बारे में कि इनमें क्या खासियत होती है, कौन से विशिष्ट गुण होते हैं। तो विभजितकों के लक्षण, विभजितकों के लक्षण क्या होते थे? पहले तो कोशिकाएं इनकी पतली और कोशिका भित्ति होती है, इनकी पतली होती है और किससे बनी होती है? सेल्यूलोज के बनी होती है। ठीक है, पहली चीज कोशिका भित्ति पतली, कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। इनका जो जीव द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जीव द्रव्य होता है वो क्या होता है? सघन व रिक्तिका का अभाव होता है। सॉरी, इनका जो जीव द्रव्य होता है वो सघन होता है। जीव द्रव्य सघन एवं रिक्तिका का अभाव होता है। इनकी कोशिकाओं में जीव द्रव्य सघन होता है और कोशिका रिक्तिका का अभाव होता है। तीसरा देखिए क्या होता है। तीसरा इनका गुण है कोशिकाएं सक्रिय उपापचय करने वाली होती है। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है? सक्रिय उपापचय, सक्रिय उपापचय करने वाली होती हैं। कोशिकाएं होती है वो लगातार सक्रिय उपापचय करने वाली होती हैं। केंद्रक इनका बड़ा होता है, केंद्रक का आकार में बड़ा होता है। केंद्रक आकार में बड़ा होता है और कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश का अभाव होता है। केंद्रक इनका बड़ा होता है और कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश या स्थानों का अभाव होता है। अंतर कोशिकीय स्थानों का क्या होता है? यहाँ पर हमेशा अभाव होता है। तो देखिए अब अंतर कोशिकीय अवकाश कैसे, स्थान कैसे? तो देखिए विभजित कैसे बनकर बना होता है। कोशिकाओं के समूह थे तो इनकी जो कोशिकाएं होती है वो आपस में इस तरीके से व्यवस्थित होती है कि इनकी कोशिकाओं के बीच किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं होता है। कोशिकाएं जब आपस में जुड़ी हुई होती है तो इनके बीच किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं पाया जाता है, किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं होता, यह जगह नहीं पाई जाती है। विभजितक की कोशिकाओं में, अब ये विभजितक की जो कोशिकाएं होती है वो कार्य क्या करती हैं? मेन चीज ये कार्य करती है पौधे की लंबाई में वृद्धि करवाने का। ठीक है, लंबाई और मोटाई में वृद्धि करवाने का कार्य करती है। तो नोट
विभज्यतक का कार्य पौधे की लंबाई एवं मोटाई में वृद्धि करवाने का कार्य करती है। विभज्यतक का कार्य पौधे की लंबाई एवं मोटाई में वृद्धि करवाने का होता है, कार्य करती है। तो ये विभज्यतक का कार्य है। अब विभज्यतक का वर्गीकरण अपन देखेंगे। विभज्यतक कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर, प्रकृति के आधार पर, आकार के आधार पर, ठीक है, इनके आधार पर अपन देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेवल है इसका। देखिए विभज्यतक का वर्गीकरण सबसे पहले तो अपन देखते हैं। विभज्यतकों का वर्गीकरण अब किस आधार पर? सबसे पहला तो है प्रकृति के आधार पर, सॉरी, उत्पत्ति व परिवर्तन के आधार पर विभज्यतक का वर्गीकरण। तो पहला है उत्पत्ति व परिवर्तन के आधार पर, उत्पत्ति व परिवर्तन के आधार पर विभज्यतक। तब कितने प्रकार के होते हैं? तो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राक विभज्यतक, दूसरा प्राथमिक विभज्यतक और तीसरा होता है द्वितीयक विभज्यतक। देखिए 3 प्रकार के। पहला होता है हमारा प्राक विभज्यतक, दूसरा होता है प्राथमिक विभज्यतक, तीसरा होता है द्वितीयक विभज्यतक। देखिए क्या होता है इन में। जो प्राक विभज्यतक होता है, सबसे पहला, ये पादप के भ्रूण के मूलांकुर और प्रांकुर के विकास के समय इसका उद्भव होता है, अर्थात जब भ्रूण होता है, ठीक है, बीज निषेचन क्रिया हुई, से भ्रूण का निर्माण होता है, युग्मनज बनता है, नर युग्मक परागकण और मादा युग्मक अंड कोशिका के मिलने से जो निषेचन क्रिया होती है, उससे युग्मनज का निर्माण होता है और उसमें कई सारे विभाजनों से क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। जब भ्रूण का निर्माण होता है तो मूलांकुर और प्रांकुर का भी विकास साथ में होता है। उस समय भ्रूण के अंदर मूलांकुर और प्रांकुर के विकास के समय, क्योंकि ये अपन ने पिछले अध्याय में पढ़ा है, तो मूलांकुर और प्रांकुर के विकास के समय किसका उद्भव होता है, कौन बनता है, प्राक विभज्यतक बनता है। और बीज के अंकुरण के समय, बीज के अंकुरण के समय या उसके बाद नवोद्भिद पर के शीर्षवर्ती को क्षेत्र को बनाता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है बीज अंकुरण के समय नवोद्भिद के शीर्ष क्षेत्र का, शीर्ष जो वृद्धि करने वाला क्षेत्र होता है, जैसे तने का सबसे ऊपर वाला भाग जो तने को ऊपर, पौधे को ऊपर की तरफ ले जाता है, जड़ों का सबसे नीचे वाला भाग जो क्या करता है, नीचे की तरफ ले जाता है, गति करवाता है, शीर्ष वाला भाग उसकी वृद्धि करवाने का कार्य करता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपन। तो यह पादप भ्रूण के मूलांकुर व प्रांकुर के विकास के समय
उद्भव होता है, उद्भव होता है। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है प्राक विभज्यतत्व का, इसका कार्य पादप के नवोद्भिद, पादप के नवोद्भिद का, इसका कार्य पादप के नवोद्भिद के शीर्ष, पादप के नवोद्भिद के शीर्ष पर वृद्धि क्षेत्र को बनाना है, बनाना है। ठीक है, अगला ये तो हो गए प्राक विभज्यतक के बारे में। प्राथमिक विभज्यतक क्या होते हैं? ये प्राथमिक विभज्यतक किससे बनते हैं? प्राक विभज्यतक से बनते हैं। अर्थात प्राथमिक विभज्यतक का उद्भव किससे होता है, किससे उत्पन्न होते हैं? ये प्राक विभज्यतक से उत्पन्न होते हैं। कोशिकाएं लगातार विभाजनशील रहती है, इसकी कोशिकाएं क्या रहती है? लगातार विभाजनशील रहती हैं तथा प्राथमिक स्थायी उत्तकों का निर्माण करती है। लगातार विभाजनशील रहती है और प्राथमिक स्थायी उत्तकों का निर्माण करती है। तो इनकी उत्पत्ति प्राक विभज्यतक, प्राक विभज्यतक से होती है। इनकी कोशिकाएं लगातार विभाजनशील रहती हैं, लगातार विभाजनशील रहती हैं और इनकी कोशिकाएं लगातार विभाजनशील रहती हैं तथा प्राथमिक कार्य क्या है? यह प्राथमिक स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, प्राथमिक स्थायी उत्तकों का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारा द्वितीयक विभज्यतक। द्वितीयक विभज्यतक का विकास किससे होता है? प्राथमिक विभज्यतक से होता है। ये पौधे के भ्रूणीय व प्रारंभिक अवस्था में नहीं पाया जाता। अब भ्रूणीय व प्रारंभिक अवस्था में नहीं पाया जाता, पहली चीज तो इसको लिखते हैं, यह पौधे के भ्रूणीय व प्रारंभिक अवस्था में नहीं पाया जाता है। पौधे के भ्रूणीय व प्रारंभिक अवस्था में नहीं पाया जाता है, अर्थात भ्रूणीय और प्रारंभिक अवस्था में कौन सा पाया जाता है? प्राक विभज्यतक पाया जाता है। इस प्राक विभज्यतक के लगातार विभाजन से प्राथमिक विभज्यतक बनता है और इसके विभाजन से क्या बनता है? द्वितीय विभज्यतक। अर्थात द्वितीय विभज्यतक कब बनेगा? जब पहले ये बनेगा, उससे विकास से ये बनेगा, फिर ये बनेगा। तो डायरेक्ट ये तो भ्रूण में अंदर पाया नहीं जाएगा कि हाँ भ्रूण के अंदर इसका विकास होगा, क्योंकि भ्रूण के अंदर तो इसका प्राक विभज्यतक का विकास होता है और उसके बाद प्राथमिक विभज्यतक इससे खुद से विकसित होता है, लास्ट में इससे विकसित होता है। तो द्वितीय विभज्यतक का पौधे के भ्रूणीय व प्रारंभिक अवस्था में यह नहीं पाया जाता है। स्थायी उत्तकों में पुनः विभाजन से इसका निर्माण कैसे होता है? क्षमता उत्पन्न होने पर यह बनता है। जो स्थायी उत्तक हो जाते हैं जिसमें वापस कभी जिसकी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, किसी कारणवश क्या हो जाता है, उनमें पुनः विभाजन उत्पन्न हो जाता है, तो उसे अपन स्थायी उत्तकों में पुनः विभाजन उत्पन्न हो जाने से, पुनः विभाजन की क्षमता उत्पन्न होने से बनता है। तो ये कैसे बनता है? स्थायी उत्तकों की कोशिकाओं में पुनः
विभाजन क्षमता बनने से उत्पन्न होते हैं। पुनः विभाजन क्षमता बनने से ये उत्पन्न होते हैं और इसकी क्रियाशीलता से द्वितीयक वृद्धि होती है। इसकी क्रियाशीलता से द्वितीयक वृद्धि होती है। प्राथमिक वृद्धि तो इससे होती है। प्रारंभिक जो वृद्धि सबसे पहले होती है वो ऊपर की तरफ बीज के अंकुरण के बाद प्रांकुर से ऊपर तने का निर्माण, नीचे मूलांकुर से मूल का निर्माण, ये वृद्धि होती है और लगातार वृद्धि होने से ये कहलाती है प्राथमिक वृद्धि। और द्वितीयक वृद्धि इससे होती है, जैसे तने का निर्माण हो गया, उससे साइड से शाखाएं जो निकलती है, वो शाखाएं निकालने का कारण क्या है? द्वितीयक विभज्यतक होता है। स्क्रीनशॉट लें आप इसका फटाफट। तो पहला था ये हमारा उत्पत्ति और परिवर्धन के आधार पर विभज्यतक का वर्गीकरण। अब अपन पढ़ेंगे पादप में स्थिति के आधार पर विभज्यतक का वर्गीकरण। पादप में स्थिति के आधार पर कहाँ ये उपस्थित होते हैं? तो देखिए पादप में अगला हमारा है दूसरा, पादप में स्थिति के आधार पर विभज्यतक। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए टोटल 4 प्रकार के। पहला है शीर्षस्थ विभज्यतक, दूसरा है अंतर्वेशी। शीर्षस्थ, अंतर्वेशी, पार्श्व और सीमांत। शीर्षस्थ, अंतर्वेशी, पार्श्व और सीमांत। यानी किसी भाग का जो शीर्ष क्षेत्र होता है वहां पर जो विभज्यतक पाए जाते हैं उसे शीर्षस्थ विभज्यतक कहते हैं। ये जो अंतर्वेशी होता है वो शीर्षस्थ विभज्यतक के नीचे पाया जाता है। और पार्श्व होता है जो साइड की वृद्धि करवाता है अर्थात मोटाई में वृद्धि करवाता है, वो क्या कहलाता है? पार्श्व विभज्यतक। और सीमांत अर्थात जो किसी विभाजनशील अंग की लंबाई की सीमा को निर्धारित करता है उसे सीमांत कहते हैं। विस्तार से अपन इसको पढ़ते हैं। देखिए पौधे की प्रारंभिक वृद्धि के लिए यह उत्तरदायी होता है। प्रारंभिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन होता है? हमारा शीर्षस्थ विभज्यतक। यह पौधे की प्रारंभिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। यह पौधे की प्रारंभिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, पहली चीज तो, ठीक है। दूसरी चीज होता है ये मूल व शीर्ष के तने पर पाया जाता है। जो मूल जड़ों का और तने का जो शीर्ष होता है वहां पाया जाता है। यह मूल व शीर्ष के तने पर पाया जाता। यह मूल व शीर्ष के तने पर पाया जाता है। इसके क्रियाशीलता से पादप की अंगों की लंबाई में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि होती है। मूल के शीर्ष पर पाया जाता है, लगातार विभाजन होता है तो जड़ें नीचे की तरफ गति करती है और लंबाई में वृद्धि करती है। तने पर पाया जाता है तो तने की लंबाई में वृद्धि होती है। तो यह पादप अंगों की लंबाई में वृद्धि करता है। पादप अंगों की लंबाई में वृद्धि
करता है। यह टोटल 2 प्रकार का होता है। इसकी क्रियाशीलता से क्या होता है, पादप अंगों की लंबाई में वृद्धि होती है। और यह 2 प्रकार का होता है, एक तो एक मूल शीर्ष विभज्यतक और एक तना शीर्ष विभज्यतक। टोटल 2 प्रकार है इसके, 2 प्रकार का होता है। पहला है मूल के शीर्ष पर पाया जाने वाला मूल शीर्ष विभज्यतक, और तने के शीर्ष पर पाया जाने वाला जो होता है वो स्तंभ शीर्ष विभज्यतक। तने के शीर्ष पर पाया जाने वाला स्तंभ शीर्ष विभज्यतक कहलाता है। अब आते हैं अपन अंतर्वेशी विभज्यतक। यह शीर्षस्थ विभज्यतक के नीचे या पीछे की तरफ पाया जाता है। सबसे पहले जो शीर्षस्थ विभज्यतक मान लो ये तना है, इसके ऊपर की तरफ तो वृद्धि करवाने के लिए, लंबाई में वृद्धि करवाने के लिए शीर्षस्थ बने। ये जैसे जैसे वृद्धि करता जाएगा यहां तक आ गया ये वृद्धि करके, लेकिन इसके पीछे क्या शीर्षस्थ क्षेत्र तो यही रह गया विभज्यतक। इसके पीछे का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, अंतर्वेशी विभज्यतक कहलाता है। यह शीर्षस्थ विभज्यतक के नीचे या पीछे पाया जाता है, पीछे स्थित होता है, नीचे या कहाँ होता है, पीछे स्थित होता है। इसमें कुछ समय विभाजन होता है, इसमें थोड़ी देर के लिए विभाजन होता है, लेकिन बाद में स्थायी उत्तक बन जाते हैं। बाद में ये विभाजन क्षमता नहीं होती है, इसमें बाद में विभाजन करना बंद कर देते हैं, और जिसमें विभाजन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, स्थायी उत्तक, अर्थात ये स्थायी उत्तक बन जाते हैं। ये कुछ समय विभाजन करते हैं, बाद में स्थायी उत्तक बन जाते हैं। बाद में ये क्या हो जाते हैं, स्थायी उत्तक बन जाते हैं, स्थायी उत्तक बन जाते हैं। फिर इनकी क्रियाशीलता से पादप अंगों की लंबाई में वृद्धि होती है। इनकी भी क्रियाशीलता से क्या होती है, इनकी क्रियाशीलता से पादप अंगों की लंबाई में वृद्धि होती है। इनकी क्रियाशीलता से पादप अंगों की लंबाई में वृद्धि होती है। फिर है अपना पार्श्व या साइड वाली जो वृद्धि करते हैं, पादप अक्ष के स्तंभ या मूल में पार्श्व स्थिति में पाए जाते हैं। पादप अक्ष के मूल या शीर्ष की पार्श्व स्थिति में पाए जाते, पादप या मूल की पार्श्व स्थिति में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें विभाजन से द्वितीयक वृद्धि होती है। ठीक है, द्वितीयक उत्तक बनाते हैं, जो क्या करते हैं, द्वितीयक वृद्धि करते हैं। इनमें विभाजन से द्वितीयक उत्तक बनते हैं, जो द्वितीयक वृद्धि दर्शाते हैं। विभाजन से द्वितीयक उत्तक बनते हैं, जो क्या करते हैं, द्वितीयक वृद्धि दर्शाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, इनमें अंगों की, इनसे पादप के अंगों की मोटाई में वृद्धि होती है। इनसे पादप अंगों की मोटाई में वृद्धि होती है।
इनमें इनका कार्य होता है पार्श्व विभज्यतक में जब विभाजन होता है तो इनसे क्या होती है, पादप की मोटाई में वृद्धि होती है। फिर है हमारा सीमांत विभज्यतक। इसमें क्या होता है, ये पादप के सीमांत अंग या सीमा पर पाए जाते हैं, सीमा पर पाए जाने वाले अंगों पर पाए जाते हैं। ये पादप की सीमा पर पाए जाने वाले अंगों में होते हैं। सीमा पर जैसे बाह्य दल इनके किनारों पर पाए जाते हैं और इनसे अंगों की सीमाओं में वृद्धि होती है। इनसे अंगों की सीमाओं में वृद्धि होती है। सीमाओं में वृद्धि होती है, इनसे अंगों की सीमाओं में वृद्धि होती है। इनसे पादप के चपटे अंग विभिन्न आकृति लेते हैं। इनका कार्य का क्या होता है, इनसे पादप के चपटे अंग विभिन्न आकृति लेते हैं, लेते हैं। अर्थात जो पत्ती होती है उसका आकार, जैसे वीणाकार, कई चीजें अपन ने पढ़ी हैं पिछले अध्यायों में, तो उनका आकार किस प्रकार का होगा, आकृति कैसी होगी, वो किस पर निर्भर करती है, सीमांत पर निर्भर करती है। गोल होगी, लंबी होगी, कितनी चौड़ी होगी, ठीक है, किस प्रकार की होगी, वो किस पर निर्भर करती है, सीमांत पर निर्भर करती है। ये प्राथमिक विभज्यतक प्रकृति के होते हैं। ये किसके तरह के होते हैं, प्राथमिक विभज्यतक प्रकृति के होते हैं। ये प्राथमिक विभज्यतक प्रकृति के होते हैं। ये प्राथमिक विभज्यतक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पादप में स्थिति के आधार पर विभज्यतक, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले पहले आप इसका। तो ये हमने आज पढ़ा, एक अध्याय शुरू किया पादप ऊतकों के बारे में, ठीक है, जिसमें अपन ने विभिन्न प्रकार के पादप ऊतकों के बारे में पढ़ा, जैसे विभज्यतक और स्थायी ऊतक। दो प्रकार के पादप ऊतक होते हैं। विभज्यतक हमने शुरू किया और विभज्यतक के विभिन्न लक्षण, ठीक है। विभज्यतक किसे कहते हैं, जिसमें विभाजन की लगातार क्षमता होती है, ठीक है। और फिर उनके लक्षणों के बारे में पढ़ा। विभज्यतक के लक्षणों के बाद हमने विभज्यतक के विभिन्न वर्गीकरण या प्रकार के बारे में पढ़ना शुरू किया। पहला उत्पत्ति और परिवर्तन के आधार पर पढ़ा, जिसमें कौन कौन से आते हैं, प्राक विभज्यतक, प्राथमिक विभज्यतक, द्वितीयक विभज्यतक, 3 प्रकार के आते हैं। उसके बाद अपन ने जो स्थिति के आधार पर पढ़ा, जो शीर्षस्थ होता है, जो पादप के अंगों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। अंतर्वैशिक, जो शीर्षस्थ वृद्धि के शीर्षस्थ विभज्यतक के जस्ट नीचे या फिर पीछे की तरफ पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा पार्श्व, जो पार्श्व साइड की वृद्धि करवाते हैं, मोटाई करवाने वाले, मोटाई में वृद्धि करवाने वाले। और सीमांत, जो सीमाएं निर्धारित करते हैं, जो किनारों पर, सीमाओं पर पाए जाते हैं। पत्तियों के बाह्य दल के सीमाओं पर, किनारों पर पाए जाते हैं। ये आकृति ले लेते हैं। इनके कारण क्या होता है, विभिन्न पादप अंगों क्या करते हैं, आकृति ले लेते हैं, उनकी आकृति निर्धारित होती है। तो ये थे हमारे आज की जो क्लास पादप ऊतकों की, जो अपन ने शुरू की थी। आने वाली क्लास में अपन इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं जो भी पढ़ाया है वो आज समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।